ये गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग जो एक ऑब्जेक्टिव बुक है, इसका एक पार्ट है। हम लोग इसका सीक्वेंस बना रहे हैं सॉल्यूशन करते हुए। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे, फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसका बुक का पहला चैप्टर देखें जो फ्लूइड मैकेनिक्स था। दूसरा चैप्टर देखें हम लोग जो सर्वेइंग था, इसका भी पूरा हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। तीसरा पार्ट में हम लोग देखें जिसमें इंक्लूड था इरिगेशन, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी। नेक्स्ट चैप्टर, फोर्थ नंबर चैप्टर जो है इस बुक का वो है हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग का इस पार्ट में हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है हाईवे इंजीनियरिंग का, गुप्ता एंड गुप्ता का। फर्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या कर रहा है, नागपुर रोड प्लान। नागपुर रोड प्लान जो है वो क्या था। तो नागपुर रोड प्लान फार्मूला वेयर प्रीपेयर्ड। तो हम लोग देखे थे स्टार्टिंग में 3 गो प्लान आया था। फर्स्ट था नागपुर रोड प्लान, फर्स्ट नागपुर रोड प्लान, सेकंड था बॉम्बे रोड प्लान एंड थर्ड था लखनऊ रोड प्लान। 3 प्लान था, नागपुर रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान एंड लखनऊ रोड प्लान। तो सबसे पहले जो आया था नागपुर आया था, नागपुर रोड प्लान। नागपुर रोड प्लान आया था मेरा 1943 में, जो कि चला था कितना 20 ईयर का प्लान था ये, 20 ईयर तक ही चलता था। तो फर्स्ट ईयर 20 प्लान भी कह सकते हैं। फर्स्ट 20 ईयर प्लान, सेकंड 20 ईयर प्लान, थर्ड 20 ईयर प्लान। तो फर्स्ट जो था 1943 टू 1963, 20 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो 1963 तक ये प्लान किया गया था, बट ये 1961 तक ही समाप्त कर दिया गया था। इसीलिए जो सेकंड प्लान जो मेरा हुआ, मीन्स फर्स्ट जो हुआ था मेरा नागपुर रोड प्लान जो 43 से 63 तक प्लान किया गया था, बट 61 में ही ख़त्म हो गया था। सेकंड प्लान जो मेरा था बॉम्बे रोड प्लान था। बॉम्बे रोड प्लान जो था 61 में शुरू हुआ था, 1961 में, और ये चला था 20 ईयर तक के, तो 1981 तक चला था। थर्ड ईयर 20 प्लान जो आया था, थर्ड 20 ईयर प्लान आया था, उसका नाम दिया गया था लखनऊ रोड प्लान। उसको लखनऊ रोड प्लान भी कर सकते हैं। तो ये जो आया था 1981 में आया था और चला था 2001 में, 2001 तक ये चला था। तो इस तरह से 3 प्लान देख लें हम लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट नागपुर रोड प्लान, सेकंड बॉम्बे रोड प्लान, थर्ड लखनऊ रोड प्लान। सेशन अगर पूछा जाए तो 1943 से 1963 तक, 1961 टू 1981 तक, 1981 टू 2001 तक। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म था वो हम लोग देख लिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि नागपुर रोड प्लान जो है फार्मूला वेयर प्रिपेयर्ड, तो किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इसमें क्या मतलब पैटर्न था रोड का। तो जो ये था वो रेक्टेंगुलर नहीं था, वो रेडियल और ग्रिड टाइप का था। रेडियल और ग्रिड, रेडियल है बट ग्रिप नहीं है, रेडियल और ग्रिड टाइप का था। मीन्स रेडियल हो गया और ग्रिड टाइप का हो गया, मीन्स जाल टाइप का वो बना हुआ था, उसी को बोलते हैं रेडियल और ग्रिड। तो फर्स्ट नागपुर रोड प्लान जो हो गया, या फर्स्ट ईयर प्लान, फर्स्ट 20 ईयर प्लान जो था वो रेडियल एंड स्टार ग्रिड पैटर्न रोड पैटर्न था इसका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन भी प्लान से ही है, ये प्लान से ही है। नागपुर रोड प्लान फार्मूला टेकन इनटू अकाउंट टू टाउन विथ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। वेरी लार्ज पॉपुलेशन के लिए बनाया गया था, नहीं ऐसा नहीं था, वेरी लार्ज पॉपुलेशन के लिए नहीं बनाया गया था। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है नागपुर रोड प्लान में, जो नागपुर रोड प्लान में जो रोड था, तो रोड का था उसको डिवाइड किया गया था 5 कैटेगरी में। 5 कैटेगरी कहने का मतलब कौन था, एनएच था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, एमडीएच भी बोल सकते हैं इसको, और ओडीएच अदर डिस्ट्रिक्ट, ओडीएच अदर डिस्ट्रिक्ट हाईवे, और विलेज रोड वीआर। इस तरह से 5 कैटेगरी में बांटा गया था। तो नागपुर रोड प्लान को 5 कैटेगरी में बांटा गया था, एनएच, एसएच, एमडीएच और ओडीएच, ओडीएच और वीआर। इस तरह से मेरा ओडी अदर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, एमडीआर बोल सकते हैं या एमडीएच बोल सकते हैं, मेरा डिस्ट्रिक्ट हाईवे। तो इस तरह से मेरा 5 कैटेगरी में था। और वहीं अगर देखा जाए मेरा लखनऊ रोड प्लान में, तो लखनऊ रोड प्लान में 3 पार्ट में बांटा गया था रोड को। लखनऊ रोड प्लान का 3 पार्ट में बांटा गया था। 3 पार्ट कौन कौन था, उसको प्राइमरी बोल सकते हैं, सेकेंडरी बोल सकते हैं, और एक प्राइमरी था, एक सेकेंडरी था, और एक में आ गया था अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या फिर विलेज रोड। तो 3 पार्ट में बांटा गया था कि इसको लखनऊ रोड प्लान को। बट फर्स्ट ईयर प्लान या फर्स्ट 20 ईयर प्लान को, दैट मीन्स नागपुर रोड प्लान को 5 कैटेगरी में बांटा गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। फर्स्ट ईयर प्लान को 5 कैटेगरी में बांटा गया था रोड को, एंड थर्ड ईयर प्लान दैट इज लखनऊ रोड प्लान में 3 पैटर्न में बांटा गया था, प्राइमरी रोड, सेकेंडरी रोड एंड विलेज रोड एज वेल एज
ए विलेज रोड एज वेल एज ओडीएच अदर रोड। तो इस तरह से देखा जाए इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा था, नागपुर रोड प्लान फॉर्मूला टेक इनटू अकाउंट टू टाउन विथ वेरी लार्ज, नहीं वेरी लार्ज पॉपुलेशन के लिए नहीं था। नागपुर रोड प्लान हैज टारगेट टू लेंथ 20 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। नागपुर रोड प्लान का जो टारगेट था 32 था, नहीं 32 नहीं, इसमें 6 ये था सेकंड ईयर प्लान का। दैट मीन्स बॉम्बे का जो था प्लान, बॉम्बे रोड प्लान का वो 32 था, लेकिन जो नागपुर का था वो 16 था, 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कि ये है कि 60 किलोमीटर रोड बनना है पर 100 स्क्वायर जो एरिया है उसके लिए 16 किलोमीटर, जो नागपुर रोड प्लान में वो 16 था, 16 किलोमीटर बनना है रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। लेकिन 32 था, वो था 32 4 था वो बॉम्बे रोड प्लान के लिए। बॉम्बे रोड प्लान कह सकते हैं या फिर सेकंड 20 ईयर प्लान कह सकते हैं। तो इस तरह से ये भी गलत हो गया, पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, सिर्फ इसकी वजह से 20 नहीं यहाँ पे 16 होगा, ये याद रखना। थर्ड क्या कह रहा है, सेकंड 20 ईयर प्लान हैज प्रोवाइड सेकंड 21 प्लान कौन सा था, बॉम्बे रोड प्लान। सेकंड 20 ईयर प्लान में बोले तो बॉम्बे रोड प्लान। तो सेकंड 20 ईयर प्लान हैज प्रोवाइड 1600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे। हाँ, एक्सप्रेसवे का जो जनरेशन हुआ था या फिर एक्सप्रेसवे जो फर्स्ट बार हुआ था 1600 किलोमीटर, वो सेकंड ईयर 20 प्लान में हुआ था या बॉम्बे रोड प्लान में हुआ था। इस तरह से देखा जाए तो मेरा ये सही है, सेकंड 20 ईयर प्लान में ही किया गया था। 1600, ये डाटा याद रखना, 1600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाया गया था सेकंड 20 ईयर प्लान में। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो गया मेरा 2 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेज सर्वे इन द हाईवे अलाइनमेंट। जो हाईवे का जो अलाइनमेंट है, जो हाईवे का अलाइनमेंट होता है सर्वे में, वो सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप पहला स्टेप कौन सा होता है वो पूछ रहा है। तो सबसे पहला कोई भी जब स्टेज होता है किसी भी सर्वे का, तो सबसे पहला स्टेज होता है मैप स्टडी का। तो इसमें सबसे पहला मैप स्टडी कौन में करता है, मैप स्टडी इसमें दिया हुआ, मैप स्टडी इसमें दिया हुआ। तो ये तो पहला गलत हो गया, इससे ऑप्शन 2 गलत हो गया। तो बी या सी में से कोई होगा। तो मैप स्टडी के बाद जो होता है प्रीलिमिनरी नहीं, पहले उसके बाद रिकॉग्नाइजेंस होता है, उसके बाद प्राइमरी होता है। प्राइमरी थर्ड स्टेप का होता है, मैप स्टडी के बाद रिकॉग्नाइजेंस मिस होता है पैर से, मिस रफली स्टेप जो होता है, माइंड का स्टेप होता है, उससे सर्वे करना, इसी को बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन। तो सेकंड स्टेप ये हो गया, थर्ड स्टेप प्रीलिमिनरी हो गया, एंड डिटेल सर्वे लास्ट स्टेप हो गया। इस तरह से मेरा देखा जाए तो सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया, सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, दैट इज 4th नंबर। द शेप ऑफ कैम्बर बेस्ट सूटेड फॉर सीमेंट कंक्रीट रोड। सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए जो शेप होगा कैम्बर का, कैम्बर क्या होता है, कैम्बर जो होता है रोड का जो लेटरल ग्रेडियंट होता है उसी को हम कैम्बर बोलते हैं। इसको प्रोवाइड किया जाता है ड्रेनेज के लिए। जो ड्रेनेज का होता है मेन, इसका मेन पर्पस है कैम्बर प्रोवाइड करने का, ड्रेनेज का काम करता है। तो इसमें अगर क्वेश्चन जो पूछ रहा है मेरा, शेप ऑफ कैम्बर, शेप कैसा होगा किसके लिए, वो सीमेंट रोड कंक्रीट है। तो सीमेंट रोड कंक्रीट जो होता है, सीमेंट रोड जो होता है स्ट्रेट होता है, तो इसका जो कैम्बर होगा इसमें स्ट्रेट होगा। जब भी होगा इसका कैम्बर तो स्ट्रेट होगा, दैट इज जो स्लोप होगा ये स्ट्रेट होता है। इसको आंसर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। पैराबोलिक किस में होता है, पैराबोलिक होता है फ्लेक्सिबल रोड कर सकते हैं या बिटुमिनस कर सकते हैं। जो बिटुमिनस रोड बनता है, जो बिटुमिन रोड बनता है उसके लिए जो शेप होता है कैम्बर का वो पैराबोलिक होता है। तो स्ट्रेट हो गया मेरा आरसीसी के लिए या पीसीसी को बोल सकते हैं। ये जो हो गया फ्लेक्सिबल बोले या फिर बिटुमेन बोलेगा तो इसका शेप जो होगा पैराबोलिक टाइप का होगा। एक होता है मिक्स होता है, मीन्स स्ट्रेट भी होगा और पैराबोलिक भी होगा। तो ये स्ट्रेट भी होता है, पैराबोलिक भी होता है। मीन्स कुछ पार्ट में जो ऊपर का जो टॉप पार्ट है उसको पैराबोलिक होता है, बाकी जो पार्ट होता है वो स्ट्रेट होता है। तो ये अलग कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक। ये प्रोवाइड किया जाता है फ्लेक्सिबल रोड या फिर आरसीसी के ऊपर जो फ्लेक्सिबल होता है ब्रिज वगैरह में, उसको यूज किया जाता है। बट यहाँ जो मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछ रहा है शेप ऑफ कैम्बर फॉर सीमेंट कंक्रीट रोड। सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए जब भी होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा याद रखना। दैट इज ये आंसर इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर वाटर बॉन्ड मैगडम रोड। वाटर बॉन्ड मैगडम को लेकर डब्ल्यूबीसी के लिए पूछ रहा है, डब्ल्यूबीसी बोले तो वाटर बॉन्ड मैगडम रोड है इन लोकेलिटीज ए हैवी रेनफॉल के लिए जो इसका जो लोकेलिटीज है ऑफ हैवी रेनफॉल, द रिकमेंडेशन वैल्यू ऑफ कैम्बर का वैल्यू पूछ रहा है किसके लिए, डब्ल्यूबीसी के लिए, डब्ल्यूबीएम के लिए, मीन्स वाटर बॉन्ड मैगडम रोड के लिए। वो हैवी रेनफॉल है, जब हैवी रेनफॉल है
तो उसका कैम्बर का वैल्यू कितना होगा। तो डब्ल्यू बी एम में जो इसका जो कैम्बर का जो वैल्यू होता है 1:36 होता है, 1:36 होता है डब्ल्यू में। इस तरह से मेरा आंसर इसका बी हो जाएगा। हैवी रेन के लिए 4 है। ये अगर इसका देखा जाए, ये अर्थन डैम के लिए होता है, तो अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पूछ रहा है कैम्बर फॉर डब्ल्यू बी एम के लिए जब भी होगा तो 1:36 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टॉपिंग स्टार्ट डिस्टेंस डिपेंड अपॉन। स्टॉपिंग स्टार्ट डिस्टेंस जो होता है किस पे डिपेंड करता है। तो स्टॉपिंग स्टार्ट डिस्टेंस जो होता है, स्टॉपिंग स्टार्ट डिस्टेंस कर सकते हैं एस एस डी, इसको फॉर्मूला होता है, एस एस डी इक्वल टू होता है लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस क्या होता है, लैग डिस्टेंस को अगर करेंगे तो v इंटू टी कहते हैं। टी होता है रिएक्शन टाइम, v होता है वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, ठीक है, v इंटू टी। और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वी स्क्वायर बाई 2gf होता है, वी स्क्वायर बाई 2gf। एफ इज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट या लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अगर सिंपल देखा जाए तो एस एस डी मतलब तो स्टॉपिंग स्टार्ट डिस्टेंस इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस का अगर देखा जाए तो v इंटू टी होता है, v हो गया वेलोसिटी, टी हो गया रिएक्शन टाइम। ब्रेकिंग डिस्टेंस देखा जाए तो ब्रेकिंग डिस्टेंस बराबर होता है वी स्क्वायर बाई 2gf। एफ जो हो गया वो लैटरल कोफिशिएंट हो गया, लैटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो गया। इसको v मीटर पर सेकंड में है, अगर इसको कन्वर्ट करते हैं हम, अगर हम किलोमीटर kmph में, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं 0.278 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.278, या फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/36 या 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है। तो इसको सोल्व करते हैं अगर kmph के फॉर्म में, तो एस एस टी का जो फॉर्मूला होता है 0.278 इंटू वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 254 एफ। अगर ग्रेडियंट दिया हुआ तो प्लस माइनस ग्रेडियंट इसका हो जाता है प्लस माइनस एन में। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या पर डिपेंड कर रहा था, रिएक्शन टाइम पर डिपेंड कर ही रहा था, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला था वो वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2gf होता था और n होता था। स्पीड ऑफ व्हीकल पर डिपेंड कर रहा है, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक पर भी डिपेंड कर रहा है। इस तरह से इसका तीनों पर डिपेंड करेगा, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा है व्हेन द पाथ ट्रेवल अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द सर्कमफ्रेंशियल। पूछ रहा है द पाथ ट्रेवल अलोंग द रोड सरफेस इज मोर, मतलब कहने का इसका मतलब ये है कि जो रोड पे जो ट्रैवल कर रहा है, जो पाथ वो डिस्टेंस ज़्यादा है किससे कंपेयर में, सर्कमफ्रेंशियल से। मीन्स लीनियर डिस्टेंस ज़्यादा है, सर्कमफ्रेंशियल से। या फिर इसको और सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो लीनियर वो ग्रेटर है सर्कमफ्रेंशियल से, डिस्टेंस इन सर्कमफ्रेंशियल। तो जब भी ये ज़्यादा होता है मीन्स लीनियर ज़्यादा है सर्कमफ्रेंशियल से, तो इसको बोलते हैं स्कीडिंग। तो अगर लीनियरली ज़्यादा हो रहा है मीन्स आगे ज़्यादा मूव कर रहा है और रोटेशन कम हो रहा है, आगे ज़्यादा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्कीड करना, गाड़ी को स्कीड करना। जैसे हम कभी व्हीकल को हम ब्रेक मारते हैं एक वजह से, तो जो गाड़ी है वो स्कीड कर जाता है, रोटेशनल स्पीड कम जाता है और लीनियर वेलोसिटी बढ़ जाता है। लीनियर वेलोसिटी बढ़ते रहता है बट रोटेशनल कम जाता है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि अगर मेरा रोटेशनल है, अगर रोटेशनल जो है कम है, रोटेशनल कम है किससे, लीनियर से। यही कह रहा है व्हेन द पाथ ट्रेवल अलोंग द रोड सरफेस इज मोर, मतलब लीनियर जो है, लीनियर अलोंग द रोड सरफेस दैट इज लीनियर जो है वो ग्रेटर है किससे, सर्कमफ्रेंशियल से। तो जब लीनियर ज़्यादा होता है सर्कमफ्रेंशियल से तो इसको बोलते हैं स्कीडिंग, और अगर रोटेशनल ज़्यादा हो गया, मतलब रोटेशनल ज़्यादा हो गया लीनियर से, इस रोटेशनल का जो है रोटेशनल ज़्यादा है, मतलब घूम ज़्यादा रहा है और आगे की ओर कम बढ़ रहा है, मीन्स लीनियरली कम है, तो इसको बोलते हैं स्लीपिंग। ये स्लीप कर रहा है। जैसे कभी कीचड़ में गाड़ी फंस जाता है, व्हीकल फंस जाता है, तो उस समय जो व्हील है उसका वो घूमते रहता है, सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, उसी को बोलते हैं स्लीप करना। वो स्लीप कर रहा है। तो इस केस में जो हो गया, मतलब लीनियर ज़्यादा है रोटेशनल से, दैट इज स्कीडिंग। स्कीडिंग कब हो गया, स्कीडिंग हो गया जब लीनियर ज़्यादा है रोटेशनल से, तो हो गया, ये हो गया स्कीडिंग। और जब स्लीपिंग कब होगा, जब रोटेशनल मेरा ग्रेटर हो जाएगा लीनियर से। रोटेशनल ज़्यादा है तो स्लीपिंग और लीनियर ज़्यादा तो स्कीडिंग। तो इस तरह से मेरा आंसर इसमें कौन जाएगा, स्कीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस व्हेन द पेवमेंट सरफेस इज। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कब कम होगा,
पेमेंट सरफेस कैसा हो जिसमें जो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वो कम हो। तो फ्रिक्शन कम कब होता है, जब वो स्मूथ होता है तो कम होता है, बट ड्राई में ज़्यादा होगा, वेट में कम होगा। मीन्स स्मूथ और वेट जब होता है तो फ्रिक्शन जो होता है पेमेंट सरफेस का वो कम होता है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शोल्डर प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज। शोल्डर क्या होता है, शोल्डर क्या होता है, अगर ये मेरा रोड है, रोड सरफेस है या पेमेंट इसको बोल सकते हैं, इसके बगल में जो एक पार्ट होता है, पाथ इसको बोल सकते हैं, उसी को शोल्डर बोलते हैं। अगर जो बना होता है उसी को शोल्डर बोलते हैं। इस पार्ट को थोड़ा सा ये ऊंचा लेवल पे होता है, इसको एज बोलते हैं, इसको शोल्डर बोलते हैं, इधर पार्ट को शोल्डर बोलते हैं। तो बोल रहा है द शोल्डर प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज, रोड के जिस साइड में जो प्रोवाइड किया जा रहा है शोल्डर, वो क्या होता है, रफर देन ट्रैफिक लेन, रफ जो होता है ट्रैफिक लेन का। हाँ, तो ये जो ऊपर का जो पाथ होता है, अगर रोड पे चल रहे हो उस समय भी देखे होंगे, जो ऊपर का सरफेस होता है वो पेवमेंट सरफेस के अकॉर्डिंग ज़्यादा रफ होता है, मीन्स इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, मीन्स रफल होता है शोल्डर का वैल्यू। तो इसमें ऑप्शन मेरा फर्स्ट सही है, रफर देन ट्रैफिक लेन, जो ट्रैफिक लेन का जो वैल्यू है उससे रफ होगा क्या, शोल्डर का वैल्यू। तो शोल्डर रफर होगा किससे, लेन से। तो इस तरह से मेरा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा द कैम्बर इज ए रोड प्रोवाइड फॉर। कैम्बर जो है रोड में क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तभी हम लोग देखे थे। कैम्बर जो होता है किसी भी रोड का, अगर स्ट्रेट लाइन ये देखा जाए, आरसीसी का देखा जाए या फिर आरसीसी का या रोड का ये कंक्रीट का देखा जाए, रोड सरफेस पेमेंट अगर कंक्रीट है तो उसमें जो कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है वो स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड किया जाता है। और जो बिटूमेन सरफेस है उसमें जो प्रोवाइड किया जाता है कैम्बर, वो पैराबोलिक प्रोवाइड किया जाता है। तो ये पूछ क्या रहा है, कैम्बर जो रोड में क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो कैम्बर जो प्रोवाइड किया जाता है और मेन पर्पस इसका होता है ड्रेनेज के पर्पज से प्रोवाइड किया जाता है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ड्रेनेज किस में दिया हुआ है। तो पहला में दिया हुआ इफेक्टिव ड्रेनेज, तो इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए जो है मेन पर्पज जो है कैम्बर का, वो इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है। बस यही इसमें याद रखना है, इफेक्टिव ड्रेनेज। बिटूमेन केस में जो रहेगा तो उसमें पैराबोलिक, और अगर कंक्रीट पेवमेंट है तो उसमें स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से मेरा ए आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंपेयर टू ए लेवल सरफेस ऑन ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है एस एस डी का, एस एस डी बराबर होता है, अभी हम लोग देखें, वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g एफ प्लस माइनस एन होता है। एन जो हो गया वही हो गया ग्रेडियंट का जो वैल्यू है वो होता है। अगर माइनस है तो डाउनवर्ड ग्रेडियंट है तो माइनस का साइन होता है, अगर अपवर्ड ग्रेडियंट है तो प्लस का साइन होता है। यहाँ पे जो पूछ रहा है, तो कंपेयर टू लेवल सरफेस ऑन द डिसेंडिंग ग्रेडियंट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा, अगर डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, मीन्स ये डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, तो डिसेंडिंग ग्रेडियंट का वैल्यू जो होगा मीन्स माइनस लगेगा। जब माइनस लगेगा डिसेंडिंग ग्रेडियंट में, जब ये माइनस लगेगा तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है, ये माइनस बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू घटेगा। जब ये वैल्यू घटेगा तो ओवरऑल जो होगा, टोटल नीचे का वैल्यू घट रहा है तो ओवरऑल वैल्यू जो है बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो ओवरऑल जो एसएसटी का वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाएगा। ओवरऑल ग्रेटर होगा तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट के केस में एसएसटी का जो वैल्यू होता है, एसएसटी का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा होगा डिसेंडिंग ग्रेडियंट में, क्योंकि नीचे जो मेरा 2gf प्लस माइनस एन आ रहा था, दैट मीन्स एन ग्रेडियंट हो गया, माइनस का वैल्यू डिसेंडिंग में माइनस होगा तो ओवरऑल यहाँ पर कमेगा। जब नीचे का पोर्शन घट रहा है तो ओवरऑल जो वी स्क्वायर बाई नीचे का जो पोर्शन वो ओवरऑल बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक एसएसटी का वैल्यू बढ़ जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। सिंपल इसमें एक फार्मूला याद रखना एसएसडी का, वही होता है 0.278। अगर अति में देखें जो, तो मतलब ऐसा के एम पी एच में भी का वैल्यू लेते हैं तो भी 2.278 वी टी, ये हो गया लैग डिस्टेंस। ये लैग डिस्टेंस को बोलते हैं, प्लस में ब्रेकिंग डिस्टेंस डालेंगे तो ब्रेकिंग डिस्टेंस पर वी स्क्वायर बाई 254 इंटू एफ प्लस एन, एफ प्लस माइनस एन। भी हो गया के एम पी एच में, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना जो भी है वो के एम पी एच में है और टी जो है वो सेकंड में है। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा एस एस टी का वैल्यू वो ग्रेटर होगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन द सिंगल लेन रोड, ऑन ए सिंगल लेन रोड विथ टू वे ट्रैफिक। एक सिंगल लेन रोड है, मतलब एक ही लेन का रोड है और उसमें भी क्या बोल रहा है, टू वे ट्रैफिक है, मीन्स टू वे ट्रैफिक इधर भी जा रहा है और इधर से भी आ रहा है। इसी को बोलते हैं टू वे ट्रैफिक। ऑन ए सिंगल लेन रोड विथ टू वे ट्रैफिक द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हो जाएगा वो दोगुना हो जाएगा, मीन्स एक इधर का और इधर का जो दोनों पार्ट होगा
तो d1 प्लस d2 हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो 2 टाइम्स हो जाएगा किसका, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का। अगर सिंगल लेन है, और 2 वे ट्रैफिक है सिंगल लेन में, तो 2 इंटू एस एस डी हो जाएगा, स्टॉपिंग दोगुना हो जाएगा। यही अगर 2 लेन रहता, 2 लेन और 2 वे रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा सेम एस एस डी का वैल्यू सेम होता। ये होता है सिंगल लेन में 2 टाइम्स, और अगर टू लेन का है, 2 वे ट्रैफिक है और 2 लेन का है तो सिंपल एस एस डी ही होगा। तो इस केस में देखा जाए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, सिंगल लेन रोड है और 2 वे ट्रैफिक है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस सेम कब होता है, जब दोनों 2 लेन का रहता है। जो सिंगल लेन है वो 2 लेन का अगर रहता तो ये वैल्यू, ये ऑप्शन आंसर होता, 2 लेन होता स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में। लेकिन यहाँ पर 2 टाइम्स होगा किसका, एस एस डी का, क्योंकि सिंगल लेन है इसलिए। तो इस तरह से इसका आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन। ओवरटेकिंग जोन क्या होता है, ओवरटेकिंग जोन वैसा जोन होता है जिसमें हम व्हीकल को ओवरटेक कर सकते हैं। तो इसमें एक डिजायरेबल लेंथ और एक मिनिमम लेंथ होता है। तो मिनिमम लेंथ जो इसका होता है 3 टाइम्स होता है, मिनिमम लेंथ जो होता है 3 टाइम होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का, और मैक्सिमम जो होता है 5 टाइम्स होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का। तो इस तरह से इसको देख सकते हैं। मान लिया जाए अगर ये मेरा ये मेरा अगर रोड है, ये मेरा जो डिस्टेंस होता है यहाँ से पोर्शन से लेकर के यहाँ तक, इसी को बोलते हैं ओवरटेकिंग डिस्टेंस। तो इसका जो वैल्यू होता है 3 टाइम्स ऑफ ओ एस डी टू 5 टाइम्स ऑफ ओ एस डी बोले तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो 3 टाइम्स टू 5 टाइम्स तक। तो डिजरेबल लेंथ इसमें जो हो गया, डिजरेबल कौन सा हो गया, तो 5 टाइम्स हो गया। तो 5 टाइम्स ऑफ ओवरटेकिंग, ये पूछ रहा है डिजरेबल लेंथ मीन्स मैक्सिमम कितना जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। 3 टाइम्स कितना होता है, ये मिनिमम वैल्यू होता है। मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 3 टाइम्स ऑफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस, और मैक्सिमम जो होता है वो होता है 5 टाइम्स। तो इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज ऑलवेज, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होगा ऑलवेज जो होगा कम होगा किससे, ओवरटेकिंग। ये कंपेयर पूछ रहा है एस एस डी और ओ एस एस डी में, एस एस डी और ओ एस डी। ओ एस डी क्या होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, किसी व्हीकल को ओवरटेक करने में जितना डिस्टेंस चाहिए उसी को बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। और एस एस डी होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में, तो वैसा मिनिमम डिस्टेंस जिसमें हम स्टॉप करेंगे व्हीकल को, जो एक्सीडेंट नहीं हो सके। मतलब किसी व्हीकल में कोलिजन करने से पहले जब हम गाड़ी रोक देते हैं, उस डिस्टेंस को हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं। ओवरटेकिंग डिस्टेंस वो होता है वो सफिशिएंट डिस्टेंस जिसमें हम किसी व्हीकल को ओवरटेक कर सके बिना किसी एक्सीडेंट का, तो वो हो गया ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो एस एस डी और ओ एस डी में हम लोग रिलेशन पूछ रहा है क्या होता है। तो एस एस डी जो होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज जो है वो कम होता है किससे, ओ एस डी से। मतलब ये हो गया कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा ऑलवेज लेस होगा किससे, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछ रहा है तो लेस होगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से ऑलवेज। ये हमेशा याद रखना, जब भी ऑलवेज है तो एस एस डी का जो वैल्यू है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का वैल्यू है जो ऑलवेज होगा वो लेस होगा ओ एस डी से, क्योंकि ओ एस डी हमको ज़्यादा होता है, ओवरटेकिंग करने के लिए वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा इन कम्पेयर टू स्टॉपिंग के लिए। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। रिएक्शन टाइम क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। जो लैग डिस्टेंस होता है उसमें जो वैल्यू था v इंटू टी, जो टी था उसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो रिएक्शन टाइम जो होता है किस पे डिपेंड करता है, तो रिएक्शन टाइम हम लोग फिफ्थ थ्योरी पढ़े हैं, फिफ्थ थ्योरी पढ़ते हैं उसी पर हम लोग रिएक्शन टाइम पे आता है। परसेप्शन, इमोशन, एक्सप्लेनेशन, वैल्यूएशन, इस चारों पर डिपेंड करता है रिएक्शन टाइम। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिएक्शन टाइम किस पर ड्राइवर कर, रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर डिपेंड्स अपॉन, या फिर और क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन स्पीड। अगर स्पीड बढ़ता है, रिएक्शन टाइम ऑफ ए ड्राइवर जब स्पीड बढ़ता है तो रिएक्शन टाइम बढ़ेगा या घटेगा वो पूछ रहा है। तो रिएक्शन टाइम जो है ड्राइवर का, रिएक्शन टाइम वैसा टाइम होता है जिस समय वो रिएक्शन करता है। मान लीजिए किसी बॉडी को या किसी भी पार्ट को या किसी भी इमरजेंसी को देखा रोड पे, किसी अगर ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ है व्हीकल पे, यहाँ पर किसी सीन को, किसी बॉडी को देखता है, तो इस बीच में देखने के बाद उसके माइंड में क्या रिएक्शन होता है उसी को रिएक्शन काम करता है। जितना मतलब सोचने में, इसको समझने में और इसको एक्शन करने में जो टाइम लगता है उसको रिएक्शन टाइम कहते हैं। तो बोल रहा रिएक्शन टाइम जो है किस पर डिपेंड करेगा, या रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर डिक्रीज विथ इंक्रीज द स्पीड या इंक्रीज विथ इंक्रीज द स्पीड।
अगर स्पीड ज़्यादा है तो रिएक्शन टाइम ज़्यादा होगा नहीं, स्पीड अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो रिएक्शन टाइम जो है वो कम जाएगा, मोर स्पीड लेस रिएक्शन टाइम। तो इस तरह से देख सकते हैं कि रिएक्शन टाइम जो है इंक्रीज विथ इंक्रीज स्पीड, अगर इंक्रीज करता है जब स्पीड को इंक्रीज करते हैं, नहीं ये डिक्रीज करेगा जब स्पीड को हम बढ़ाएंगे। जैसे जैसे मेरा स्पीड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एक्सीडेंट का पॉसिबिलिटी बढ़ता है, तो रिएक्शन टाइम जो होता है वो कमते जाता है। तो रिएक्शन टाइम जो है वो इन्वर्सली हो जाता है स्पीड का। तो इस तरह से मेरा आंसर देखा जाए तो रिएक्शन टाइम जो है डिक्रीज विथ इंक्रीज द स्पीड, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टॉपिंग स्टार्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, देन द मिनिमम स्टॉपिंग स्टार्ट डिस्टेंस फॉर टू लेन टू वे ट्रैफिक। अभी हम लोग देखे थे जो सिंगल लेन था यहाँ पर टू लेन है और टू वे ट्रैफिक है, मीन्स दो लेन का रोड है और एक इधर का ट्रैफिक जा रहा है एक इधर का ट्रैफिक जा रहा है, तो इसका स्टॉपिंग स्टार्ट डिस्टेंस जो होगा सेम होगा जो मिनिमम डिस्टेंस है, क्योंकि टू वे है और टू लेन है। यही अगर सिंगल लेन रहता और टू वे रहता तो इसका दोगुना कर सकते थे। तो इस तरह से देखा जाए मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 60 दिया हुआ है, तो मिनिमम स्टॉपिंग साइड पूछ रहा है किसके लिए, टू लेन और टू वे। टू लेन है और टू वे की तो सेम हो जाएगा, में 60 हो जाएगा। 120 कब होता है, जब सिंगल लेन रहता, सिंगल लेन रहता तो इसका 2 टाइम्स हो जाता मिनिमम डिस्टेंस का OHD, लेकिन यहाँ पे टू लेन है तो सेम हो जाता है, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेड ऑन शेप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, द इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट का इफेक्ट क्या होता है, सिर्फ ओवरटेकिंग पूछ रहा है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जब भी होगा तो जो ग्रेडियंट है दोनों में इंक्रीज करता है, मीन्स इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट का इफेक्ट क्या होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में। तो जब भी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस अभी हम लोग देखे थे 3 टाइम्स, तो OSD जो ओवरटेकिंग डिस्टेंस उसका जो मिनिमम लेंथ इतना होता है 5 टाइम्स होता है मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये पूछ रहा है कि जो इसका में इस पर जो डिपेंड है ग्रेड पे क्या इफेक्ट, ग्रेड जो है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पहुंचाएगा। तो ग्रेड जो होता है ग्रेड जो है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस अगर नीचे जाए या में स्लोपिंग ग्रेडियंट है या अपवर्ड ग्रेडियंट है, दोनों का जो वैल्यू है दोनों के केस में ये डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, ये असेंडिंग ग्रेडियंट है। दोनों ग्रेडियंट में जो है ओवरटेकिंग साइड का डिस्टेंस जो है OHD जो है वो इंक्रीज करेगा, मतलब दोनों के केस में इंक्रीज करेगा, दोनों में इफेक्ट करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन में आ रहा है इफेक्ट ऑफ ग्रेड, जो ग्रेड का जो इफेक्ट करेगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में वो इंक्रीज डिसेंडिंग ग्रेडियंट एंड डिक्रीज असेंडिंग ग्रेडियंट। नहीं, ऐसा नहीं, दोनों में इंक्रीज करता, डिक्रीज इन डिसेंडिंग ग्रेडियंट एंड इंक्रीज इन असेंडिंग ग्रेडियंट, नहीं इंक्रीज इन बोथ डिसेंडिंग एज वेल एज असेंडिंग। हाँ ये सही है, क्योंकि ग्रेड का जो इफेक्ट होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में दोनों में इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज इन बोथ केस डिसेंडिंग एज वेल एज असेंडिंग। तो इस तरह से मेरा सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रूलिंग डिजाइन ऑन ए रेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन। प्लेन टेरेन में पूछ रहा है, प्लेन टेरेन में जो IRC के रिकमेंडेशन में जो डिजाइन स्पीड होता है वो 100 kmph होता है, 100 kmph होता है, 100 kmph होता है। रूलिंग डिजाइन स्पीड पूछ रहा है, रूलिंग डिजाइन स्पीड 100 kmph होता है। तो इस तरह से मेरा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा द टेरन जो होता है लॉन्गिट्यूडनल में आता है, may be classified on rolling terrain if the cross slope of land is। जो टेरन है उसको कब हम बोलते हैं रोलिंग। तो यहाँ पर हम लोग चारों का देख लेते हैं वैल्यू। ये जो हो गया 10%, अगर 10% तक के मेरा ग्रेडियंट है दिया हुआ, क्रॉस स्लोप अगर 10% है, क्रॉस स्लोप में 10% है तो उसको बोलते हैं प्लेन। 10% तक के वाले को प्लेन बोलते हैं, 10 से 50% है तो इसको रोलिंग बोलते हैं, अगर 25 to 60 है तो इसको हिली बोलते हैं, और इसको अगर ग्रेटर देन 60 है तो स्टीप बोलते हैं। तो ये चारों याद रखना है। फर्स्ट केस में हो गया, फर्स्ट केस में अगर 10% तक के क्रॉस स्लोप है तो ये हो गया प्लेन बोलते हैं, प्लेन टेरन। अगर 10 से 25% है, 10 to 25% है तो इसको बोलते हैं रोलिंग, क्योंकि मेरा क्वेश्चन पूछ रहा था रोलिंग ही, तो इसका इस तरह से आंसर मेरा भी हो जाएगा, क्योंकि रोलिंग के लिए पूछा था। तो हम लोग 10 के लिए आएगा तो प्लेन, 10 to 20 रोलिंग, 20 to 50 तो पहले प्लेन फिर रोलिंग, उसके बाद हिली आता है और बढ़ेगा तो हिली आ जाएगा। और अगर 60 से ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं स्टीप टेरन। तो इस तरह से चारों देख लिए, अप टू 10% तक के प्लेन टेरन, बिटवीन 10 to 25 तो रोलिंग, 25 to 60 हिली टेरन, और मोर देन 60 इज कॉल्ड स्टीप। तो इस तरह से मेरा जो रोलिंग पूछ रहा था इसमें
तो रोलिंग किस में होगा 10/25, 10/25 रोलिंग के लिए 10/25 दैट इज बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, इफ बी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, इफ बी इज द व्हील if B is the wheel track of the vehicle and H is the height of the center of gravity above road surface, then the avoid overtaking and lateral skidding of the centrifugal ratio। centrifugal ratio क्या होता है, P by W, इसको बोलते हैं centrifugal ratio। P क्या होता है, टोटल P क्या हो जाता है, फोर्स होता है, और जो P होता है फोर्स होता है, W जो होता है सेल्फ वेट होता है, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। इसको वैल्यू जो होता है बी स्क्वायर बाई जी आर कर सकते हैं, इसका सेंट्रीफ्यूगल रेशियो का वैल्यू होता है। तो ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या करा, बी व्हील ट्रैक दिया हुआ व्हीकल एंड एच द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया हुआ है, टू अवॉइड ओवरटेकिंग को अवॉइड करना है और लेटरल स्किडिंग को भी ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व, देन द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो का ऑलवेज क्या होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो होता है पी बाई डब्ल्यू जो होगा, या फिर कह सकते हैं बी स्क्वायर बाई 2g जो होगा वो क्या होगा, वो पूछ रहा है। लेस देन बी बाई 2h, हाँ ये कम होगा दोनों से। अगर ओवरटेकिंग कम करना है तो बी बाई 2h से कम करना पड़ेगा, और अगर हमको स्किडिंग को कम करना है तो उसके लिए हमको लेटरल फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो कम होना चाहिए। तो ग्रेटर द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन है, ग्रेटर नहीं होगा, कम होगा, तो कम कौन है, लेस देन बी बाई 2h, ठीक है, एंड ऑल्सो लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ओवरटेकिंग कम करने के लिए तो इसको बी बाई 2h से कम होना चाहिए, ठीक है, और लेटरल स्किडिंग को कम करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। तो लेस देन बी बाई 2h एंड ऑल्सो लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, कौन सा वैल्यू, बी स्क्वायर बाई जी आर, दोनों का वैल्यू जो है कम होना चाहिए। बी स्क्वायर बाई जी आर को ही बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या पी बाई डब्ल्यू। ये जो दोनों वैल्यू है वो कम होगा किससे, कम वैल्यू कौन होगा, बी बाई 2h से, एज वेल एज कम होगा लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट से। तो इस तरह से देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एज पर आईआरसी क्या होता है, इंडियन रोड कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 1934 में हुआ था, दैट इज लगभग 50 ईयर एगो द इंडियन कांग्रेस आईएनसी का जो स्थापना हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का जो स्थापना हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 1885 में हुआ था। इससे पहले हुआ था कौन सा, इंडियन रोड कांग्रेस का आईआरसी का जो स्थापना हुआ है, आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस, इसकी स्थापना हुआ था 1934 में। ये याद रखना। एक जैकर कमेटी था, जैकर कमेटी का स्थापना कब हुआ था, 1927 में, 1927। चार को स्थापना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जो है जैकर कमेटी का जो स्थापना हुआ था वो 1927 में हुआ था। उसके बाद जो स्थापना हुआ था वो सेंट्रल रोड फंड का हुआ था। सेंट्रल रोड फंड सीआरएफ का जो स्थापना हुआ था 1929 में, स्टार्टिंग में ही। उसके बाद जो स्थापना हुआ है इंडियन रोड कांग्रेस का हुआ था आईआरसी का स्थापना का हुआ था 1934 में। तीनों हम लोग देखें। उसके बाद स्थापना हुआ था कौन सा, एक मोटर व्हीकल एक्ट हुआ था, एमबीए मीन्स एमबीए। जयकर कमेटी हो गया 1927, फिर 1928 में इसका रिकमेंडेशन आया था। स्थापना हुआ था जयकर कमेटी का 27 में, रिकमेंडेशन किया गया था 28 में। तो पहला वर्ड हमको याद रखना 1927, सेकंड हुआ था 1929, 1934 ये हो गया जयकर कमेटी। 1929 में क्या हुआ था, सीआरएफ का हुआ था, सेंट्रल रोड फंड सीआरएफ का हुआ था। आईआरसी का स्थापना हुआ था। इसके बाद हुआ था मोटर व्हीकल एक्ट का स्थापना कब हुआ था, मोटर व्हीकल एक्ट अगर देखा जाए एमबीए का तो 1939 में हुआ था। 1939 में स्थापना हुआ था मोटर व्हीकल एक्ट का। उसके बाद हुआ था सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI, इसका जो स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था। 1950 में हुआ था सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद हुआ था नेशनल हाईवे एक्ट का स्थापना जो हुआ है वो 1956 में हुआ था। 1956 में नेशनल हाईवे एक्ट एंड CRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था। मोटर व्हीकल एक्ट 1939, काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है 1939। उसके पहले जो हुआ था आईआरसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईआरसी का जो स्थापना हुआ था 1934 में हुआ था। इस तरह से देखा जाए आईआरसी हो गया
34। तो इसमें पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पे अब आते हैं। IRC रिकमेंडेशन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन। मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन किसके लिए पूछ रहा है? प्लेन टेरेन के लिए पूछ रहा है। सुपर एलिवेशन जो होता है मैक्सिमम वैल्यू सुपर एलिवेशन का, वो पूछ रहा है कितना होगा वो, और भी प्लेन टेरेन के लिए। प्लेन टेरेन का जो वैल्यू होता है प्लेन टेरेन में, वो लगभग 0.07% होता है, 0.07 होता है। तो इसको लिखेंगे तो 1/15 आ रहा है, 1/15 आ रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन फॉर प्लेन टेरेन जो होगा 1/15, या इसको कह सकते हैं 0.07। ये होगा प्लेन टेरेन के लिए। अगर इसी को हम अगर हिली टेरेन में डालेंगे तो हिली में 10% होता है, दैट इज 0.10। और यही अगर अर्बन में डालें तो अर्बन में 4% होता है, मीन्स 0.04। तो ये याद रखना, प्लेन के लिए ये हो गया, हिली के लिए 10% और अर्बन के लिए 4%, मीन्स 0.07, 0.1 एंड 0.04 सबसे ज़्यादा होता है हिली में। कि एक किस चीज़ का वैल्यू है, यह है एलिवेशन का वैल्यू, सुपर एलिवेशन का वैल्यू है, इसे इंडिकेट करते हैं। तो प्लेन टेरेन 7%, हिली में 10% और अर्बन में 4%। अर्बन में 4%, हिली में 10% और प्लेन में 7%। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मैक्सिमम में कितना होगा, तो इसी को हम लोग डिवाइडेशन में लगते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है 1/15 आ रहा है, दैट इज आंसर इसका एग्जैक्ट ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फॉर द डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन, डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन नेक्स्ट ट्रैफिक कंडीशन द स्पीड रिड्यूस बाई। यहाँ पर एक टर्म याद रखना है, रिड्यूस कितना कर रहा है वो पूछ रहा है, स्पीड रिड्यूस बाई। तो हम लोग जो पढ़े हैं जो इसका जो वैल्यू होता है सुपर एलिवेशन का, वो होता है v² डिवाइड बाई 127 v² बाई r। ठीक है, बट ये डिजाइन पर्पस के लिए जब यूज़ किया जाता है तो इसमें जो रिड्यूस होता है 25% रिड्यूस कर दिया जाता है। 25% रिड्यूस करेंगे तो ई का जो वैल्यू आता है 0.75 v का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.v का स्क्वायर डिवाइड बाई GR बोल सकते हैं, या फिर 127 R बोल सकते हैं। इसी को और सॉल्व करते हैं तो टोटल आता है 1225 R इंटू v² बाई 225 R। यहाँ पूछ रहा है कि रिड्यूस कितना करता है, किसके लिए? डिजाइन पर्पस के लिए। डिजाइन के लिए कितना रिड्यूस किया मेरा? 25%, दैट इज 25% सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व इफ द पेमेंट इज केप्ट हॉरिजॉन्टल अक्रॉस अलाइनमेंट। एक हॉरिजॉन्टल कर्व है, कोई हॉरिजॉन्टल कर्व दिया हुआ है, पूछ रहा है इफ द पेमेंट इज केप्ट हॉरिजॉन्टल, पेमेंट को हॉरिजॉन्टल रखा गया अलाइनमेंट, देन द प्रेशर ऑन आउटर बिल। अब कोई व्हीकल अगर इस पर चल रहा है तो जो इसका आउटर साइड का जो बिल होगा, इस आउटर साइड का, तो उस पर क्या है, आउटर बिल भी, जो आउटर बिल का जो प्रेशर होगा जो कर्व पर, अगर हॉरिजॉन्टल कर्व है तो आउटर बिल पर जो प्रेशर होगा, प्रेशर इन आउटर बिल इज ऑलवेज मोर देन किससे? प्रेशर इन इनर बिल। तो प्रेशर जो होता है आउटर बिल पे वो ज़्यादा होता है किससे कंपेयर में? इनर साइड के बिल में। इनर साइड का जो बिल है उसमें। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रेशर ऑन आउटर बिल जो होगा वो मोर होगा ऑन इनर बिल, मीन्स इनर बिल्स का जो ज़्यादा होगा, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फुल्ली इन गिवन बाय। तो इसमें जो पूछ रहा है, जो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन जो पूछ रहा है, रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फुल्ली जो कह रहा है, तब उसमें कितना होगा? तो इसमें जो हम लोग देखे थे, फुल्ली पूछ रहा है, फुल्ली इज गिवन बाय इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन पूछ रहा है। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फुल्ली इज गिवन बाय, तो हम लोग देखे थे अभी v² बाई GR, ये भी मीटर पर सेकंड में होता है। इसको अगर सॉल्व करते हैं kmph में डालने की कोशिश करते हैं तो v² बाई 127 R होता है। यहाँ पर v जो दिया हुआ kmph में दिया हुआ, ये जो v दिया हुआ है वो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो मीटर पर सेकंड में v² बाई GR, इसको kmph में डालते हैं तो v² डिवाइड बाई 127 R होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या कह रहा है इसमें। देखो ऑप्शन दिया हुआ है मेरा, ऑप्शन में दिया हुआ है भी दिया हुआ kmph में दिया हुआ है, जहाँ भी नीचे दिया हुआ है kmph में। तो kmph में जो वैल्यू होगा तो v² डिवाइड बाई 127 R होता है। तो 127 R दैट इज डी। फुल्ली अगर कह रहा है तो 127 R हो जाएगा, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है फॉर द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन इंक्रीजेज। अब पूछ रहा है क्या, लैटरल फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, लैटरल फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो पूछ रहा है सुपर एलिवेशन में क्या चेंज होगा। तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं
सुपर एलिवेशन प्लस लेटरल फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी आर। तो ये बोल रहा है कि एफ का जो वैल्यू है मीन्स लेटरल फ्रिक्शन जो है एक कांस्टेंट है, तो जो ई का वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रहा है, वी पे और आर पे, वी पे और आर पे डिपेंड कर रहा है। तो वी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर का और आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ई। तो पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, सुपर एलिवेशन इंक्रीज, सुपर एलिवेशन इंक्रीज कब करेगा। तो हम लोग देखें सुपर एलिवेशन का, अभी देखिए वी स्क्वायर बाई जी आर था, तो इसी में रिलेशन देख लेते हैं। इंक्रीज इन बोथ स्पीड एंड रेडियस, नहीं रेडियस में तो इन्वर्सली है तो कभी होगा नहीं। डिक्रीज इन बोथ, डिक्रीज दोनों ने, दोनों का अल्टरनेट है। इंक्रीज इन स्पीड एंड विथ डिक्रीज इन रेडियस। अगर सुपर एलिवेशन इंक्रीज करेगा कब, जब हम वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं। तो ये तो सही लग रहा है, इंक्रीज विथ स्पीड, स्पीड के साथ सुपर एलिवेशन भी बढ़ता है, एंड डिक्रीज विथ रेडियस, रेडियस के साथ डिक्रीज कर रहा है, मीन्स ये भी सही है और ये भी सही है। वेलोसिटी के साथ इंक्रीज करेगा और रेडियस के साथ डिक्रीज करेगा, क्योंकि एक इन्वर्सली है एक डायरेक्टली है। तो इस तरह से मेरा सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, द कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ रूलिंग रेडियस ऑफ हॉरिजेंटल कर्व इन प्लेन द डिजाइन स्पीड। तो मिनिमम वैल्यू को अगर हम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं रूलिंग रेडियस के लिए, तो जो डिजाइन स्पीड होता है वो कितना कंसिडर किया जाता है। तो डिजाइन स्पीड जो है वो कितना कंसिडर किया था, अकॉर्डिंग टू आईआरसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है वो 16 kmph दिया हुआ है, इसको कंसिडर किया जाता है मिनिमम डिजाइन स्पीड, दैट इज इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस फॉर कर्व ऑफ द शेप ओवरटेकिंग स्पीड, स्पीड दिया हुआ रेडियस पूछ रहा है। तभी हम लोग पढ़े थे, एक फॉर्मूला पढ़े थे, तो एब्सोल्यूट मिनिमम है, ई का वैल्यू पढ़े थे वी स्क्वायर, kmph में स्पीड दिया हुआ तो वी स्क्वायर लिख रहा है 127 आर लिख रहा है। तो आर का वैल्यू निकालना है, वी का वैल्यू दिया हुआ है और ई का वैल्यू हम मैक्सिमम मान लेते हैं किसके लिए, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस फॉर ए शेप ओवरटेकिंग स्पीड। तो इसका जो वैल्यू है वो मैक्सिमम मान लेते हैं। मैक्सिमम जो होता है प्लेन के लिए वो होता है 0.07 या 7%। इसका वैल्यू डालेंगे तो हम लोग देख रहे हैं 0.07 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर 110 स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 127 आर। इसको आर का वैल्यू यहाँ सोल्व कर रहा है, तो आर का वैल्यू सोल्व करने के बाद मेरा लगभग जो आ रहा है 440 के अप्रॉक्स आ रहा है, दैट इज इसका आंसर सी होगा। सिंपल से हमको यही याद रखना है, एलिवेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127 आर, वेयर वी इज kmph, जो भी दिया हुआ है kmph में दिया हुआ है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अटेनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन बाई रोटेशन ऑफ पेवमेंट अबाउट द इनर एज। क्या कर रहा है कि अगर सुपर एलिवेशन निकालने के लिए हम रोड का जो पेवमेंट है, मान लीजिए ये सरफेस रोड सरफेस है, ये बोल रहा है कि अगर इनर एज के अकॉर्डिंग उसको रोटेट करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसमें दो कंडीशन होता है, अगर एक बार इनर एज के अकॉर्डिंग रोटेट करते हैं, एक बार सेंटर से, अगर ये इनर एज, ये मान लीजिए रोड सरफेस दिया हुआ, अगर हम यहाँ से रोटेट करते हैं, दैट इज इस पार्ट के अबाउट, ये इनर एज का पार्ट हो गया, यहाँ से रोटेट करते हैं तो ऐसा बन रहा है। एक होता है सेंटर के अकॉर्डिंग रोटेट करना, मीन्स अगर सेंटर के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है, मीन्स ये मेरा पहले था रोड सरफेस, इसके अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहे हैं, तो मेरा इस तरह से बन रहा है, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग किए रोड सरफेस से, तो मेरा इस तरह से बना। तो बोल रहा है अटेनमेंट टू सुपरलेशन बाय द रोटेशन पेमेंट अबाउट इनर एज, मीन्स फर्स्ट केस में तो क्या होगा, इज प्रीफर इन स्टीप टेरन, नहीं रिजल्ट बैलेंसिंग द अर्थवर्क। जो बैलेंस का जो टर्म होता है, बैलेंस करता है इसमें, अगर इधर का जो है, इधर का पार्ट इधर का पार्ट दोनों बैलेंस कर रहा है, तो ये होता है सेंटर लाइन में, अगर सेंटर पार्ट से अगर करते हैं रोटेट तो होता है बैलेंसिंग। बट अवॉइड द ड्रेनेज प्रॉब्लम इन द फ्लैट टेन, हाँ ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम है उसको इग्नोर करता है या अवॉइड करता है, किस में, जब ये इनर में आता है, तो इनर एज रोटेशन होता है तो ड्रेनेज प्रॉब्लम जो है उसको अवॉइड करते हैं। और जो बैलेंसिंग का जो है अर्थवर्क बैलेंसिंग का, जो अर्थवर्क जो बैलेंसिंग है उसके लिए सेंटर लाइन रोटेशन किया जाता है, सेंटर एज से रोटेशन किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनर एज में जो मेरा प्रॉब्लम है, एज ड्रेनेज प्रॉब्लम है, उसको अवॉइड किया था। तो इस तरह से जो मेरा आंसर हो गया वो सी करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया सी, क्योंकि ये जो है कम करेगा या अवॉइड करेगा किसको, ड्रेनेज को। तो दो हम लोग देखें, एक इनर और एक सेंटर, सेंटर में क्या करेगा, बैलेंस करेगा अर्थवर्क को, तो सेंटर लाइन ये हो गया। इस तरह से फिगर से हम लोग याद कर सकते हैं, इस पार्ट में जो है बैलेंस कर रहा है इस पार्ट, और इस पार्ट को बैलेंस कर रहा है, तो अर्थवर्क बैलेंस कर सकते हैं। और अगर हम एज को इनर एज से अगर करते हैं तो मेरा ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम है, ड्रेनेज को है वो इग्नोर करते हैं या अवॉइड किया जा सकता है इनर साइड रोटेशन में, इनर एज रोटेशन में। तो इस तरह से इसका आंसर मेरा सी हो गया। फिगर भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट।
करेक्ट इसमें पूछ रहा है साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग। अच्छा, बाइंडिंग दिया हुआ दो तरह का होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है, एक मैकेनिकल होता है। साइकोलॉजिकल क्या होता है? साइकोलॉजिकल जो होता है इसका जो वैल्यू होता है साइकोलॉजिकल का V/9.5 R होता है, या फिर इसको आप साफ लिख सकते हैं। साइकोलॉजिकल का देखा जाए तो V/9.5 और अगर मैकेनिकल देखा जाए तो मैकेनिकल का होता है N/L²/2R, वेर N होता है नंबर ऑफ लेन, L होता है लेंथ ऑफ व्हीकल, R होता है रेडियस। दो टर्म हम लोग देखें तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, करेक्ट इसमें पूछ रहा है साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन। साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग हम लोग देखें फॉर्मूला क्या होता है, V/9.5 √R। इसमें कहीं पे भी एन का जिक्र नहीं है, तो ये डिपेंड नहीं करता है नंबर ऑफ लेन पे, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्या पूछता है, बी मैकेनिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ व्हीकल। तो मैकेनिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग हम लोग देखें फॉर्मूला क्या होता है, N/L²/2R। इसमें कहीं पे भी भी नहीं है, मीन्स ये भी पे डिपेंड नहीं है, तो इस तरह से बी भी गलत हो गया। सी क्या कहता है, साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ व्हीकल बेस। तो साइक्लिकल एक्स्ट्रा बर्निंग है और लेंथ ऑफ व्हीकल बेस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट टर्म में हम लोग देखें जो इसका फॉर्मूला था साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा बर्निंग का, V/9.5 √R होता है। इसमें कहीं पे भी एल नहीं है, एल नहीं है मीन्स लेंथ ऑफ व्हीकल बिल बेस नहीं दिया हुआ है, मीन्स इस पर डिपेंड नहीं करता, मीन्स सी भी गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ व्हीकल। हाँ, साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग का जो फॉर्मूला होता है V/9.5 R होता है √R, तो ये भी पर डिपेंड कर रहा है, तो इस तरह से मेरा डी करेक्ट हो गया। सिंपल दोनों का फॉर्मूला याद रखना, साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग का फॉर्मूला होता है V/V होता है, सिर्फ याद रखना सिर्फ V होता है, V² नहीं होता, V होता है, V/9.5 √R। और मैकेनिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग का N/L², यहाँ पे N/L²/2R, वेयर N इज द नंबर ऑफ लेन, L इज द लेंथ ऑफ बेलवेस, R इज द रेडियस। इस तरह से मेरा आंसर यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द केस ऑफ हिल रोड पूछ रहा है, हिल रोड द एक्स्ट्रा बाइंडिंग जो है जनरली अवॉइड, एक्स्ट्रा बाइंडिंग को अवॉइड किया जाता है, क्यों? इक्वली ऑन इन द केस ऑफ हिल रोड द एक्स्ट्रा बाइंडिंग इज जनरली प्रोवाइडेड। एक्स्ट्रा बाइंडिंग को क्यों प्रोवाइड किया जाता है इक्वली ऑन द इनर? अच्छा, प्रोवाइड कैसे करते हैं वो पूछ रहा है हिल रोड में। तो हिल रोड में जब भी एक्स्ट्रा बाइंडिंग प्रोवाइड किया जाता है तो फुल्ली इनर साइड में प्रोवाइड किया जाता है। हिल रोड में यहाँ पर याद रखना, अगर हिल रोड में हम एक्स्ट्रा बाइंडिंग प्रोवाइड किया जाता है तो फुल्ली इनर साइड में प्रोवाइड किया जाता है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं फुल्ली इनर कौन में दिया हुआ, इक्वली इनर एंड आउटर नहीं, इक्वली नहीं प्रोवाइड किया जाता। जब भी प्रोवाइड किया जाता तो हिल रोड में स्पेशली फुल्ली इनर साइड में प्रोवाइड किया जाता, तो फुल्ली ऑन इनर साइड, दैट इज बी, इनर साइड का कर्व में फुल्ली प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मैकेनिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग रिक्वायर्ड फॉर 10.5 कर्व। अच्छा, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मैकेनिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग पूछ रहा है, तो हम लोग देखें तो फॉर्मूला इसका क्या था, N/L²/2R था, मैकेनिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग का था। पूछ क्या रहा है, मैकेनिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग रिक्वायर्ड फॉर 10.5 आवर पेवमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रेडियस 5 मीटर। 10.5 आवर मीटर दिया हुआ था। हम लोग जानते हैं कि मल्टी अगर 2 लेन से ज़्यादा होता है तो उसको मल्टी लेन बोलते हैं रोड। तो 10.5 है, मल्टी लेन का एक रोड का जो पेवमेंट विड्थ होता है वो 3.5 मीटर होता है। मतलब पर लेन का जो विड्थ होता है या फिर डी का जो पर लेंथ का जो विड्थ होता है वो 3.5 मीटर होता है मल्टी लेन में। तो यहाँ पर 10.5 दिया हुआ, तो एन का जो वैल्यू होगा फिर नंबर ऑफ लेन कितना हो जाएगा, तो 10.5 डिवाइड बाई 3.5, क्योंकि एक लेन में जो विड्थ होता है, एक लेन का जो विड्थ होता है 3.5 होता है, तो 3.5 में डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है, मीन्स एन का जो वैल्यू आ गया 3 आ गया। तो कह सकते हैं कि मैकेनिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग का जो फॉर्मूला वैल्यू आ गया N/L² / 2R होता है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू 3 रखते हैं, L²/2R, 3L²/2R, तो 3L²/2R डी में आंसर, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल से याद ये रखना है, एन का वैल्यू सबसे पहले निकालना। एन का वैल्यू मल्टी लेन में अगर देखा जाए तो एक लेन का जो वैल्यू होता है 3.5 मीटर होता है फॉर मल्टी लेन के लिए, और अगर सिंगल लेन निकाला जाए, सिंगल लेन रोड के लिए अगर हम विड्थ का जो वैल्यू निकालते हैं, विड्थ जो होता है वो होता है 3.75 होता है सिंगल लेन के लिए रोड विड्थ, पेमेंट विड्थ बोले या रोड का जो विड्थ होता है सिंगल लेन के लिए 3.75 होता है। लेकिन अगर मल्टी लेन में आता है, इसी को मल्टी लेन में करते हैं तो 3.5 मीटर का हो जाता है। ये दो टर्म याद रखना, 3.5 मीटर, 3.75 मीटर। अगर सिंगल लेन है तो 3.75 मीटर का पेमेंट विड्थ होगा। इस तरह से मेरा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है मेरा, ट्रांजिशन कर्व यूज इन द हॉरिजॉन्टल, the transition curve used in horizontal
द ट्रांजिशन कर्व यूज इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे एज पर IRC रिकमेंडेशन। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रांजिशन कर्व कहने का मतलब ये है कि ट्रांजिशन कर्व जो प्रोवाइड होता है हाईवे पे, अगर जो कौन सा कर्व यूज़ किया जाता है, तो ट्रांजिशन कर्व में जब भी होता है तो स्पाइरल यूज होता है, ट्रांजिशन कर्व में स्पाइरल होता है। और यहाँ पर 4 गो टर्म है, चारों टर्म का देख लेते हैं। तो ये हो गया वो ट्रांजिशन में हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पर हम वैली कर्व प्रोवाइड किया जाता है, वैली कर्व में जब भी प्रोवाइड किया जाता है तो क्यूबिक होता है, जो क्यूबिक पैराबोली हो गया, ये वैली के लिए हो गया, ये ट्रांजिशन के लिए हो गया, दो टर्म हो गया। और इसके बाद स्क्वायर पैराबोला होता है, स्क्वायर पैराबोला होता है, वो स्क्वायर पैराबोला जब भी होता है तो स्क्वायर पैराबोला होता है सबमिट कर्व के लिए। वैली कर्व के लिए क्यूबिक वैला, एक होता है सबमिट कर्व, सबमिट कर्व के लिए स्क्वायर पैराबोला। तो तीन टर्म हम लोग देख लें, ट्रांजिशन में स्पाइरल, वैली कर्व में क्यूबिक पैराबोला, एंड स्क्वायर या सबमिट कर्व में वो स्क्वायर पैराबोला। तो क्यूबिक पैराबोला हो गया वैली में, स्पाइरल हो गया ट्रांजिशन में। एक और याद रखना सबमिट, सबमिट में कौन सा होता है, स्क्वायर पैराबोला। तो तीनों हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर डिजाइन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को हम लोग देखें तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है, उसको डिजाइन करने के लिए 3 बेसिक होता है। पहला सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला जो होता है VQ/CR होता है, पहला टर्म, पहला पार्ट इससे निकालते हैं, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन से निकालते हैं। दूसरा होता है सुपर एलिवेशन के अकॉर्डिंग। तो सुपर एलिवेशन का जो फॉर्मूला होता है EN/W+WE, बोले तो एक्स्ट्रा बाइंडिंग EN/W। ये हो गया सुपर एलिवेशन, एन हो गया रोड का जो स्लोप है वो, W हो गया बेथ ऑफ पेवमेंट, WE होता है एक्स्ट्रा बाइंडिंग। तीसरा जो होता है IRC के रिकमेंडेशन। तो पहला हो गया मेरा VQ/CR, सेकंड हो गया मेरा EN/W+WE, थर्ड होता है IRC के अकॉर्डिंग या फिर तो V²/2R। ये तीनों में जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम जो वैल्यू होता है, मैक्सिमम ऑफ एवर 3 मीन्स मैक्सिमम, यहाँ पर याद रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ABC तीनों का जो होता है उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व या ट्रांजिशन लेंथ। तो ये पूछ रहा है फॉर डिजाइन पर्पज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व शुड बी टेकन। तो लेंथ बताओ क्या टेकन किया जाता है, दिया हुआ बेस्ड ऑन अलाउबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का जो चेंज होता है वो होता है, तो इसको हम लोग देखें तभी VQ/CR होता है। तो पहला तो ये भी होता है, इसके अकॉर्डिंग भी होता है। बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, इसके अकॉर्डिंग भी होता है, तो EN/W+WE होता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी होता है। इस दोनों में जो हाइयर वैल्यू होगा या मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, इसके अकॉर्डिंग एक और होता है, इसके अलावा एक और होता है, वो होता है V²/2R। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये दोनों, ये तो हो गया, ये भी हो गया, इसमें जो हाइयर होगा, याद रखना जो हाइयर होगा वही होता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। दैट इज सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल। जो मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट जो है, मैक्सिमम जो होता है डिजाइन ग्रेडियंट वर्टिकल प्रोफाइल के लिए, तो वर्टिकल के लिए जो होगा मैक्सिमम जो होगा वो होगा रूलिंग ग्रेडियंट। जो रूलिंग ग्रेडियंट है वो मैक्सिमम होगा, दैट इज ये हो गया। तो सबसे ज़्यादा होता है रूलिंग ग्रेडियंट, मैक्सिमम होता है। सबसे कम इसमें कौन होता है, मिनिमम ग्रेडियंट, ये चौथा लेवल पर होता है, मैक्सिमम चौथा लेवल पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द परसेंटेज ऑफ कॉम्पनसेशन इन ग्रेडियंट फॉर रूलिंग ग्रेडियंट 4% एंड हॉरिजॉन्टल कर्व 360 मीटर। तो हम लोग जो देखे हैं परसेंटेज कॉम्पनसेशन, जो परसेंटेज कॉम्पनसेशन है ग्रेडियंट में जो किया जाता है, अगर हम 4% पर है तो 4% से फ्लैटर है तो उसमें नहीं करते हैं, 4% से अगर ज़्यादा है तभी उसमें कॉम्पनसेशन किया जाता है। तो इसमें जो किया हुआ है, इसे किया जाता है तो होता है 75 और सॉरी, इसका जो ये कॉम्पनसेशन जो होता है, जो ग्रेड कॉम्पनसेशन जो होता है या GC का वैल्यू जो होता है वो 30+R/R और 75/R, ये दोनों में जो मिनिमम होगा, ये याद रखना है, जो मिनिमम वैल्यू होगा, ये याद रखना है, जो मिनिमम वैल्यू होगा 30+R/R या 75/R में जो मिनिमम टर्म होगा उसी को हम लोग ग्रेड को उतना ही हम लोग ग्रेड कॉम्पनसेशन करते हैं। मीन्स जो GC का जो वैल्यू होता है 30+R/R, पहला में A और B में जो मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ A एंड B इज कॉल्ड ग्रेड कॉम्पनसेशन वैल्यू। तो यहाँ पर और ये एक याद रखना कि अगर 4% से ज़्यादा है तभी हम लोग कॉम्पनसेशन करते हैं, 4% से कम है या आप 4% नहीं करते हैं।
तो जो पहला दिया हुआ है 4% दिया हुआ है, तो 4% में हम लोग नहीं करते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं नो कॉम्पनसेशन। अगर 4% दिया हुआ फ्लैट अगर ज़्यादा होता तो करते, लेकिन 4% दिया हुआ तो नहीं करेंगे। दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द रूलिंग ग्रेडियंट 1 × 25 देन द आल्सो हॉरिजॉन्टल कर्व रेडियस इज 26 मीटर देन द कॉम्पनसेट ग्रेडियंट। अब ये पूछ रहा है कॉम्पनसेट ग्रेडियंट कितना होगा। तो कॉम्पनसेट ग्रेडियंट हम लोग इसका निकालते हैं। कॉम्पनसेट ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेट ग्रेडियंट मीन्स कॉम्पनसेट कितना होगा कॉम्पनसेट ग्रेडियंट के बाद, तो ग्रेडियंट जो दिया हुआ उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना जो ग्रेड कॉम्पनसेशन करना है। तो ग्रेड कॉम्पनसेशन कितना होता है अभी हम लोग देखें 30 + r, 30 + r डिवाइड बाई r या 75/r, ये दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा उसी को ग्रेड कॉम्पनसेशन कहते हैं। तो ग्रेड कॉम्पनसेशन का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे ग्रेडियंट में। तो सबसे पहले ग्रेडियंट कितना दिया हुआ, तो ग्रेडियंट हम लोग का दिया 1 × 20, तो 1 × 20 कितना हो गया, दैट इज 5%, मीन्स 5%, 5% है मीन्स 4% से ज़्यादा है, दैट इज ग्रेटर देन 4%। अगर ग्रेटर है 4% से तो इसमें हम लोग ग्रेड कॉम्पनसेशन करेंगे। अगर 4% तक रहता तो हम लोग नहीं करते, लेकिन 5% दिया हुआ है, 5% दिया हुआ तो ग्रेड कॉम्पनसेशन इसमें करेंगे। तो कितना करते हैं वो देखते हैं। तो ग्रेड कॉम्पनसेशन हम लोग जीसी का वैल्यू निकालते हैं। तो जीसी हम लोग देखें 30 + r डिवाइड बाई r होता है, तो इसका वैल्यू निकालें। r दिया हुआ 76, 30 + 76 आ रहा है 106 डिवाइड बाई 76, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। और दूसरा था मेरा 75/r, तो r दिया हुआ मेरा 76 दैट इज ये आ रहा है मिनिमम 0.98 के अप्रोक्स आ रहा है। तो जो इन दोनों में मिनिमम वैल्यू होता है उसी को हम लोग ग्रेड कॉम्पनसेशन करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 0.98 आ गया, 0.98 आ गया। तो जो मेरा जो कॉम्पनसेट ग्रेडियंट का जो वैल्यू होगा वो ग्रेडियंट माइनस जीसी आ गया। जीसी का वैल्यू मेरा कितना आ रहा था, मिनिमम वैल्यू ऑफ बोथ 1 और 2 दैट इज 0.98, या इसको अप्रोक्स 1 लिख सकते हैं। तो ग्रेड मेरा 5% दिया हुआ माइनस 98 बोले तो 1%, तो यहाँ पर कर सकते हैं 5 - 1 दैट इज 4%। तो जीसी का जो सीसी या फिर सीजी जो हो गया कॉम्पोजिट ग्रेडियंट का जो वैल्यू हो गया वो 4% हो गया। तो इस तरह से मेरा जो आंसर हो जाएगा इसमें 4% हो जाएगा। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो 4% हो गया, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है सिंपल सा हम लोग दो फार्मूला सिर्फ इसमें याद रखना था। पहला जो ग्रेड कॉम्पनसेशन तभी निकालते हैं जब जो ग्रेडियंट है 4% से ज़्यादा हो, या 4% से ज़्यादा हो तभी हम लोग ये निकालते हैं। दूसरा जो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है मिनिमम होता है 75 डिवाइड बाई आर एंड 30 + r डिवाइड बाई r का जो मिनिमम होगा उसी को बोलते हैं मिनिमम, उसी को बोलते हैं ग्रेड कॉम्पनसेशन। दो टर्म इसमें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं द केम्बर ऑफ रोड शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। जो केम्बर होता है रोड का कितना होता है, तो रिलेशन पूछ रहा है ग्रेडियंट में और केम्बर में। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं या फिर एक रिलेशन जानते हैं केम्बर और ग्रेडियंट में, जो होता है G = 2C, G = 2C, G = 2C। G हो गया ग्रेडियंट, C हो गया केम्बर। तो इसी से हम लोग निकालते हैं G = 2C, G = 2C। तो पूछ रहा था केम्बर ऑफ द रोड शुड बी अप्रोक्सीमेटली, तो केम्बर का वैल्यू कितना हो जाएगा G/2 मीन्स हाफ ऑफ ग्रेडियंट, हाफ ऑफ ग्रेडियंट। यहाँ पर सिंपल हमको याद रखना है G = 2C, क्योंकि 2G का जमाना नहीं है तो 2G नहीं हो सकता। कन्फ्यूजन यहाँ पे आ सकता है कि C = 2G हो सकता है या नहीं। तो C = 2G, क्योंकि 2G खत्म है 5G चल रहा है, इसलिए इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो सिंपल हमको याद करने के लिए ट्रिक याद रखना यही कि G = 2C होता है, ना कि C = 2G। 2G का लग दिया तो 2G खत्म कर दो, 2G को नहीं है, तो G = 2C। तो G = 2C याद रखना, तो G = 2C। तो 2C से याद करना C बराबर कितना हो जाएगा G/2। G/2 ऑप्शन किस में है, द 2 टाइम्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट, हाफ ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट, हाफ ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट। इस तरह से देखा जाए हाफ ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट 37 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग शेप प्रीफर इन वैली कर्व। वही हम लोग देखे थे वैली कर्व में कौन सा प्रीफर किया जाता है, वैली कर्व में प्रोवाइड किया जाता है क्यूबिक पैराबोला। वैली कर्व में क्यूबिक पैराबोला। स्पाइरल किस में था, स्पाइरल था ट्रांजिशन कर्व में। ट्रांजिशन कर्व में हो गया, इसको और याद रखना है। वैली कर्व को देखा जाए तो वैली कर्व को हम लोग इस तरह से बनाते हैं, तो इस तरह से कर्व के अकॉर्डिंग हम याद रख सकते हैं। वैली कर्व में क्यूबिक पैराबोला, स्पाइरल में ट्रांजिशन कर्व बनाते हैं, इसको ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। एक होता है स्क्वायर पैराबोला।
स्क्वायर पैराबोला किस में यूज करते हैं, इसको बोलते हैं सबमिट कर में, सबमिट कर में स्क्वायर पैराबोला यूज करते हैं। तो तीनों याद रखना, स्क्वायर पैराबोला सबमिट कर में, क्यूबिक पैराबोला वायलिक कर में, एंड स्पायरल ट्रांजिशन कर में। इस तरह से मेरा ये बी हो गया, इसका आंसर क्यूबिक पैराबोला वायलिक कर्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन एज पर IRC रिकमेंडेशन। जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन के लिए पूछ रहा है। IRC के रिकमेंडेशन में रूलिंग ग्रेडियंट का जो वैल्यू है वो कितना होता है। तो रूलिंग ग्रेडियंट का जो वैल्यू है फॉर प्लेन के लिए 1/30 होता है, 1/30 होता है प्लेन के लिए। प्लेन के लिए रूलिंग ग्रेडियंट का वैल्यू 1/20 होता है, वो हिली के लिए होता है। हिली में जो रूलिंग ग्रेडियंट का जो वैल्यू है 1/20 होता है, और प्लेन में जो होता है 1/30 होता है। प्लेन में 1/30 होता है, प्लेन में 1/30 होता है। इस तरह से जो देखा जाए 39 का आंसर मेरा डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन केस ऑफ सबमिट कर्व। सबमिट कर्व इस तरह से बनता है, सबमिट कर्व, इन केस ऑफ सबमिट कर्व द डेविएशन एंगल विल बी मैक्सिमम व्हेन, डेविएशन एंगल मैक्सिमम कब होगा, जब असेंडिंग ग्रेडियंट मीट करेगा डिसेंडिंग ग्रेडियंट से। इस तरह से कह सकते हैं, एंड असेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स विथ अनदर असेंडिंग ग्रेडियंट। नहीं, असेंडिंग नहीं मैच करता, जब भी मैच करता है तो असेंडिंग ग्रेडियंट मीट विद द डिसेंडिंग ग्रेडियंट। सबमिट कर हम लोग देखें, सबमिट कर भी है, तो ये असेंडिंग ग्रेडियंट हो गया, और एक मीट कर रहा है इसे किससे, डिसेंडिंग ग्रेडियंट से। तो ये जो एंगल बनेगा मैक्सिमम बनेगा, तो मैक्सिमम तभी बनेगा, तो असेंडिंग ग्रेडियंट मीट विथ डिसेंडिंग ग्रेडियंट, दैट इज बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, इफ द वी kmph में दिया हुआ डिजाइन स्पीड, डेविएशन एंगल n रेडियन, देन द टोटल लेंथ ऑफ बायलिक कर्व मीटर इज गिवन बाय। बायलिक कर्व का लेंथ पूछ रहा हो कितना होगा, लेकिन दिया हुआ फार्मूला, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं इसको, का जो फार्मूला होता है वो 2 टाइम्स होता है NVQ/C का अंडर स्क्वायर रूट 1/2। इसी को और सॉल्व करेंगे तो सिंपल फार्मूला था 0.38 अंडर स्क्वायर रूट NVQ, भी kmph में होता है, तो NVQ 0.38 अंडर स्क्वायर रूट NVQ, 0.38 NVQ किस में दिया हुआ है, रूट में NVQ 0.38 बी में दिया हुआ, दैट इज फॉर्मूला है 3041 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 150 मीट्स ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट 150, मीन्स एक तरह से ग्रेडियंट ई दिया हुआ है असेंडिंग ग्रेडियंट, एक डाउनवर्ड ग्रेडियंट दिया हुआ है असेंडिंग और ग्रेडियंट और डिसेंडिंग, द लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, तो सबमिट कर्व का लेंथ पूछ रहा है वो कितना होगा फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 80 मीटर। तो हम लोग इसका एक फार्मूला जानते हैं, n(s² डिवाइड बाई 4.4। n का वैल्यू निकालेंगे, n कितना होता है, n हम लोग देखे थे n1 माइनस n2 टोटल जो हो गया, अगर n का निकालेंगे इफेक्टिव n1 माइनस n2, तो n निकालते हैं, n कितना हो रहा है, पहला असेंडिंग है तो 1:50 माइनस दूसरा डिसेंडिंग है माइनस 1:50, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो n का जो वैल्यू आ रहा है, n का जो वैल्यू आ रहा है 1/50 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 1/50, दैट इज 2/50, 2/50 बोले तो 1/25। तो हम लोग निकाल के देखें, जब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का जो वैल्यू निकाले थे वो n(s² डिवाइड बाई एल का जो वैल्यू है लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, तो एल का जो वैल्यू है 4.4, इसको सॉल्व करें, n कितना आ गया मेरा 1:25, तो 125, s दिया हुआ है 80, तो 80 का स्क्वायर और 4.4, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो मेरा आ रहा है ऑप्शन वो 59 के अप्रोक्स आ रहा है, तो 59 इसमें आंसर दिया, दैट इज डी मेरा अप्रोक्स आंसर आ रहा है लगभग, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो सिंपल इसमें फार्मूला यही याद रखना है, n(s² डिवाइड बाई 4.4 फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए। यही अगर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस रहता तो n(s² डिवाइड बाई 9.6 हो जाता है। अगर यहीं पर मेरा स्टॉपिंग है तो मेरा n(s² डिवाइड बाई 4.4 है, यहीं पर अगर ओवरटेकिंग OSD रहता, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो इसका जो वैल्यू आता n(s² डिवाइड बाई नीचे में 9.6 आ जाता, 9.6 आ जाता। तो दोनों फार्मूला याद रखना, n(s² बाई 9.6 कब आता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में, और n(s² बाई 4.4 कब आता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, हाईवे फैसिलेट और डिजाइन फॉर, हाईवे फैसिलेट जो है कब डिजाइन, किस पर डिजाइन किया जाता है, तो 38 हावरली जो होता है, एनुअल एवरेज हावरली नहीं, एनुअल पे नहीं, एनुअल एवरेज नहीं, 30th जो हो गया उसी पे डिजाइन किया जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं 30th हावरली जो वॉल्यूम उस पर डिजाइन किया जाता है, दैट इज इसका
आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रहा? एनोस्कोप। एनोस्कोप क्या है? एनोस्कोप एक मेथड है। एनोस्कोप जो है, एनोस्कोप यूज टू फाइंड, एनोस्कोप मेथड जो है किस में यूज़ किया जाता है? तो ये जो होता है स्पॉट स्पीड निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। एनोस्कोप जो है किस में यूज़ किया जाता है? स्पॉट स्पीड में। इसके अलावा और भी जो है, जो ऑलवेज निकालने का लूप डिटेक्टर मेथड है। एक होता है लूप डिटेक्टर, लूप डिटेक्टर होता है, उससे भी स्पॉट स्पीड निकलता है। और एक होता है प्री कॉन्टैक्ट ट्यूब, अगर प्रेशर कॉन्टैक्ट ट्यूब से भी निकालते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं एनोस्कोप मेथड हो गया। इसके अलावा एक होता है प्रेशर कॉन्टैक्ट ट्यूब, इसके द्वारा निकाल जाता है। एक और होता है किसमें? लूप डिटेक्टर से। लूप डिटेक्टर मेथड से भी निकालते हैं। कौन सा? स्पॉट स्पीड। तो एनोस्कोप मेन फेमस हो गया निकालने के लिए किसको? स्पॉट स्पीड के। तो इस तरह से आंसर मेरा बी हो जाएगा। एनोस्कोप से किससे रिलेटेड है? स्पॉट स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। हाईवे ज्योमेट्री डिजाइन, हाईवे ज्योमेट्री डिजाइन पर्पस, हाईवे हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन पर्पस द स्पीड यूज, हाईवे जो है उसमें स्पीड कौन सा यूज किया जाता है? तो जो हाईवे का जो है वो 98% पर जो डिजाइन किया जाता है, 98 जो हो गया स्पीड उस पर डिजाइन किया जाता है। और बाकी जो है इसको लोअर सेफ स्पीड बोलते हैं। 15 को बोलते हैं लोअर सेफ स्पीड, 85 को बोलते हैं अपर सेफ स्पीड। अपर सेफ स्पीड है ये, अपर सेफ स्पीड, लोअर सेफ स्पीड एंड डिजाइन स्पीड। डिजाइन जो स्पीड है वो 98 परसेंटाइल होता है, लेकिन 85 को अगर बोला जाए तो अपर होता है, अपर सेफ स्पीड होता है। और 15 को बोला जाए तो लोअर सेफ। कभी पूछता है लोअर सेफ स्पीड कौन सा होता है, तो 15 परसेंटाइल जो होता है, 15 परसेंटाइल जो होता है वो लोअर सेफ स्पीड होता है, और 85 परसेंटाइल ज़्यादा होता है वो अपर सेफ स्पीड होता है। इस तरह से ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया, दैट इज 98 जो हो गया डिजाइन हो गया। तो इस तरह से जो मेरा डिजाइन पूछ रहा था तो 98 होगा। अगर अपर पूछता अपर सेप स्पीड तो ये हो जाता, लोअर सेप स्पीड पूछता तो ये हो जाता। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा, डिजाइन के लिए 98 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है क्या है? तो ट्रैफिक वॉल्यूम, ऑलवेज ट्रैफिक वॉल्यूम और ट्रैफिक कैपेसिटी में रिलेशन पूछ रहा है। तो हम लोग रिलेशन जानते हैं, Q इज इक्वल टू के इंटू भी, Q बराबर के इंटू भी, Q इज इक्वल टू के इंटू भी। भी वेलोसिटी हो गया, के ट्रैफिक डेंसिटी हो गया, और Q जो हो गया, Q जो हो गया, Q जो हो गया और ट्रैफिक वॉल्यूम हो गया। ट्रैफिक वॉल्यूम हो गया, ये ट्रैफिक वॉल्यूम हो गया, ट्रैफिक डेंसिटी हो गया। इसको निकालते हैं कि व्हीकल पर किलोमीटर। यहाँ पे एक फॉर्मूला देख लेते हैं। तो Q बराबर के इंटू भी लिख लें। Q जो हो गया वो, Q जो होता है वो वॉल्यूम होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम होता है। ट्रैफिक वॉल्यूम जो निकलता है व्हीकल पर आवर में निकालते हैं, ठीक है। ट्रैफिक डेंसिटी जो होता है, ट्रैफिक डेंसिटी जो होता है वो निकलता है व्हीकल पर किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में कितना व्हीकल है उसी को बोलते हैं ट्रैफिक डेंसिटी। और वेलोसिटी तो हम लोग बच्चे से देख रहे हैं कि वेलोसिटी कैसे होता है, km/h में होता है, km किलोमीटर पर आवर में इसको इंडिकेट करता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। रिलेशन अब पूछ रहा है यो Q बराबर के बी। Q हो गया ट्रैफिक वॉल्यूम, व्हीकल पर आवर में निकालते हैं। 1 आवर में कितना व्हीकल हो गया, ट्रैफिक वॉल्यूम उसको बोलते हैं। और 1 किलोमीटर में कितना व्हीकल है उसको ट्रैफिक डेंसिटी बोलते हैं। और स्पीड जो होता है, स्पीड होता है किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं इसको। तो ऑप्शन में क्या पूछ रहा है? ट्रैफिक वॉल्यूम शुड ऑलवेज बी मोर देन ट्रैफिक कैपेसिटी। ट्रैफिक वॉल्यूम जो होगा ट्रैफिक कैपेसिटी से ज़्यादा होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? किसी भी एरिया का, किसी भी रोड का जो ट्रैफिक कैपेसिटी जो होता है ऑलवेज ग्रेटर होता है। मीन्स ट्रैफिक कैपेसिटी शुड ऑलवेज बी मोर देन ट्रैफिक वॉल्यूम। जो ट्रैफिक कैपेसिटी जो होगा, क्योंकि ट्रैफिक वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम कभी भी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ट्रैफिक कैपेसिटी ऑलवेज भी ग्रेटर होगा किससे? ट्रैफिक वॉल्यूम से। इस तरह से मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ द व्हीकल अफेक्ट। लेंथ का जो व्हीकल है, व्हीकल का जो लेंथ है वो कहाँ इफेक्ट करता है? विड्थ ऑफ द ट्रैफिक लेन, विड्थ पर नहीं इफेक्ट करता। एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेवमेंट एंड मिनिमम टर्निंग रेडियस, मिनिमम टर्निंग रेडियस को इफेक्ट करेगा। हाँ, इसको इफेक्ट करेगा, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम विड्थ ऑफ व्हीकल, मिनिमम विड्थ ऑफ व्हीकल, किसी व्हीकल का जो मिनिमम विड्थ है अकॉर्डिंग टू IRC वो कितना होता है? तो मिनिमम जो होता है अकॉर्डिंग टू IRC व्हीकल जो होता है 2.44 होता है। मिनिमम विड्थ होता है किसी भी व्हीकल का अकॉर्डिंग टू IRC 2.44 होता है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। डिजायर लाइन। डिजायर लाइन किससे रिलेटेड है? पूछ रहा है डिजायर लाइन आर प्लॉटेड इन। तो डिजायर लाइन कब प्रोवाइड किया था? ओरिजिन एंड डिस्टेंशन स्टडी के केस में
ओरिजिन एंड डिस्टेंशन स्टडी करते हैं तो उसमें डिजायर लाइन यूज किया जाता है। दैट इज इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स इज प्रीफर्ड टू कलेक्टिंग ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डाटा फॉर स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया के लिए कौन सा इसमें जो है लाइक ए मास बिजनेस सेंटर और लार्ज इंटरसेक्शन। तो हम लोग सिंपल देखे हैं स्मॉल एरिया के लिए कह रहा है, तो स्मॉल एरिया में जो भी यूज किया जाता है स्मॉल एरिया में वो लाइसेंस प्लेट मेथड यूज किया जाता है फॉर स्मॉल एरिया के लिए, और रिटर्न पोस्ट कार्ड जो है वो हैवी ट्रैफिक में ये यूज़ किया जाता है। अगर हैवी ट्रैफिक के लिए पूछे तो रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड यूज करते हैं। रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड हैवी ट्रैफिक के लिए, रिटर्न कर दो पोस्ट कार्ड को, वहीं ट्रैफिक में अगर फंस गए हैं तो ट्रैफिक से निकाल दो, शॉर्टकट तरीका याद करने का। अगर हैवी ट्रैफिक है तो रिटर्न कर लो वहाँ से। तो रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड किस में यूज करते हैं, वो हैवी ट्रैफिक में। लेकिन लाइसेंस, और अगर स्मॉल एरिया है तो लाइसेंस प्लेट मेथड यूज करते हैं हाईवे में, और स्मॉल एरिया में लाइसेंस प्लेट मेथड यूज करते हैं। और बाकी जो मेथड है रोड साइड इंटरव्यू मेथड जो होता है उसमें डिसएडवांटेज होता है व्हीकल और स्टॉप, मतलब इसमें जो है इसमें व्हीकल जो होता है स्टॉप कर देता है, इससे जाम लगने का या ट्रैफिक आने का ज़्यादा रहता है, तो रोड साइड इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। रोड साइड इंटरव्यू मेथड है उसको नहीं लिया जाता क्योंकि ट्रैफिक स्टॉप करते हैं, ट्रैफिक लगने का रहता है, इस वजह से इसको नहीं लिया जाता। लाइसेंस प्लेट मेथड स्मॉल एरिया के लिए इलिजिबल है, स्मॉल एरिया के लिए ये हो गया लाइसेंस प्लेट मेथड। और रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड जो है, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड किसके लिए है, अगर हैवी ट्रैफिक है तो उसमें रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड यूज करते हैं। इस पार्ट में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, 1 to 50 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं, जब तक के लिए इस पार्ट